हेलो दोस्तों, मैं रश्मि आनंद, असिस्टेंट प्रोफेसर पॉलिटिकल साइंस। आज हम उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग परीक्षा 2016 का प्रश्न पत्र सॉल्व करेंगे राजनीति विज्ञान का। तो हम फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किसने भारतीय प्रजातंत्र को प्रजातंत्र के वैश्विक विचार के संदर्भ में अपेक्षाकृत सफल उदाहरण माना है? तो ये अतुल कोहली जी ने माना है भारतीय प्रजातंत्र को प्रजातंत्र के वैश्विक विचार के रूप में सफल उदाहरण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कब भारत में संसद ने पंचायत एक्सटेंशन टू द शेड्यूल्ड एरियाज पेशा कानून पारित किया? तो ये 1996 में कानून पारित हुआ। अब ये पेशा एक्ट क्या है, इसको हम जान लेते हैं। तो इंग्लिश में इसका फुल फॉर्म है पंचायत एक्सटेंशन टू द शेड्यूल्ड एरियाज। ठीक, पंचायत एक्सटेंशन टू द शेड्यूल्ड एरियाज। तो पेशा का पूरा नाम पंचायत उपबंध अनुसूचित क्षेत्रों तक विस्तार विधेयक है या भूरिया समिति की सिफारिशों के आधार पर बना? तो ये पेशा एक्ट किसकी सिफारिशों के आधार पर बना? भूरिया समिति की सिफारिशों के आधार पर बना। बहुत ही इम्पोर्टेंट। तो दिसंबर 1996 संसद में विधेयक प्रस्तुत किया गया। दिसंबर 1996 में ही यह दोनों सदनों से पारित हो गया और तथा 24 दिसंबर को राष्ट्रपति की सहमति प्राप्त कर लागू हो गया। तो ये कब लागू हुआ, मतलब कानून कब पारित किया गया? 1996 में। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में लोकायुक्त की संख्या को बढ़ाने वाला स्थापित करने वाला पहला राज्य कौन सा है? तो भारत में लोकायुक्त की संख्या को स्थापित करने वाला पहला राज्य महाराष्ट्र है। लोकपाल की संस्था की सबसे पहले स्थापना 1971 में महाराष्ट्र में की गई। हालांकि उससे संबंधित विधेयक ओडिशा में पहले पारित किया गया था 1970 में ही। ओडिशा में यह अधिनियम कब लागू हुआ? 1983 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वाज द चेयरमैन ऑफ कमेटी ऑफ प्रिवेंशन ऑफ करप्शन? तो भ्रष्टाचार निरोधक समिति के अध्यक्ष कौन है? तो के सांथानम है। ठीक, के सांथानम भ्रष्टाचार निरोधक समिति के अध्यक्ष थे। 1962 में इन्होंने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस एक कैबिनेट कमेटी को सुपर कैबिनेट कहा जाता है? तो जो राजनीतिक मामलों पर समिति बनती है उसी को सुपर कैबिनेट कहा जाता है। ठीक, तो राजनीतिक मामलों पर बनी कमेटी को सुपर कैबिनेट कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जन शिकायत का निदेशालय कब अस्तित्व में आया? तो 1988 में आया। 1 अप्रैल 1988 को जन शिकायत का निदेशालय अस्तित्व में आया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यह मेरे लिए बड़ी चिंता है। कहा जा रहा है यह मेरे लिए बड़ी चिंता है कि इस देश में सबसे पहले प्रशासनिक सदाचार आया। ठीक, दूसरी दक्षता और तीसरे क्रम में अर्थव्यवस्था। तो सबसे पहले प्रशासनिक सदाचार, दूसरी दक्षता और तीसरे क्रम में अर्थव्यवस्था हो तो इस वातावरण में हम एक ज़्यादा सुखी समाज का निर्माण कर सकेंगे। यह कथन किसका है? तो डॉक्टर एस राधाकृष्णन जी का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिटीजन्स चार्टर वाज फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड इन व्हिच कंट्री? सिटीजन्स चार्टर सर्वप्रथम किस देश में लागू किया गया? तो यूनाइटेड किंगडम में। अब इसमें हम थोड़ा जान लेते हैं। तो ब्रिटेन में ये लागू किया गया 1991 में। सर्वप्रथम ब्रिटेन के तत्कालीन प्रधानमंत्री थे वहाँ के जॉन मेजर ने नागरिक अधिकार पत्रों की शुरुआत की। तो ये जॉन मेजर थे, उन्होंने प्रधानमंत्री थे ब्रिटेन के। 1991 में उन्होंने ही इसकी शुरुआत की। इन अधिकार पत्रों में संगठन, प्रशासनिक कार्यालय के उन सभी नियमों, कानूनों, प्रक्रियाओं में अधिकारों का वर्णन होता है जो जनता के हितों का संवर्धन करते हैं। ठीक, तो अधिकारों का वर्णन किया जाता है इसमें जनता के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस प्रधानमंत्री ने प्रधानमंत्री का सचिवालय नाम बदलकर प्रधानमंत्री का कार्यालय कर दिया? तो ये मोरारजी देसाई थे। अब मोरारजी देसाई ने सन 1977 तक जो ये चलता आ रहा था प्रधानमंत्री कार्यालय को प्रधानमंत्री सचिवालय कहा जाता था 1977 तक, जिसे मोरारजी देसाई ने क्या किया, प्रधानमंत्री जब प्रधानमंत्री काल में बदल कर इन्होंने क्या किया, प्रधानमंत्री कार्यालय कर दिया। ठीक, तो ये मोरारजी देसाई ने किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
इसको मिलान करना है। 1991 में क्या आई? नई आर्थिक नीति आई। 1978 में अशोक मेहता समिति आई। 2009 में शिक्षा का अधिकार कानून आया। 2005 में सूचना का अधिकार कानून। 1991 में नई आर्थिक नीति आई। 1978 में अशोक मेहता समिति आई। 2009 में शिक्षा का कानून आया और 2005 में सूचना का अधिकार कानून आया। तो सूचना का अधिकार कानून 2005 में आया। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं यहाँ पे, भारतीय संविधान की कौन सी धारा राज्य के लोगों के कल्याण की वृद्धि के लिए सामाजिक व्यवस्था को सुनिश्चित करने का निर्देश देती है? आर्टिकल 38 अनुच्छेद 38। ठीक। हाउ मेनी रिपोर्ट्स द सेकेंड एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स कमीशन प्रेजेंटेड टू द गवर्नमेंट फॉर कंसिडरेशन? द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग ने सरकार के विचारार्थ कितने रिपोर्ट दिए? तो 15 रिपोर्ट प्रस्तुत की। ठीक, 15 रिपोर्ट द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग ने सरकार के विचारार्थ रिपोर्ट दी। तो इसमें हम थोड़ा सा देख लेते हैं। 31 अगस्त 2005 को सरकार ने कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री वीरप्पा मोइली की अध्यक्षता में द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग का गठन किया। इस आयोग के अध्यक्ष ने जब वर्ष 2009 में पद त्यागा तब यह अपनी सिफारिशों की 15 रिपोर्ट्स दे चुका था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2012 भारतीय प्रजातंत्र के इतिहास में परिभाषित करने वाले वर्ष के रूप में जाना जाएगा। यह एक ऐसा वर्ष था जिसमें नागरिक मुख्य केंद्र में आए तथा उनको, ठीक, तो ये विनोद राय ने कहा है ये। अब इसमें हम थोड़ा डिटेल में समझ लेते हैं क्या है ये। विनोद राय भारतीय प्रशासनिक सेवा IAS के अधिकारी रहते हुए कई महत्वपूर्ण पदों पर रह चुके हैं और भारत के 11वें नियंत्रक महालेखा परीक्षक भी रहे हैं। ठीक, इनका मानना है कि 2012 भारतीय प्रजातंत्र के इतिहास में परिभाषित करने वाले वर्ष के रूप में आया तथा उन्होंने पहले से चली आ रही मूक बहुमत के मिथक को तोड़ दिया। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत की सरकार ने कब अंकेक्षण को लेखा से अलग करने का निर्णय लिया? तो 1976 में अंकेक्षण को लेखा से अलग कर दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस विद्वान ने नेतृत्व को सर्कुलर रिस्पॉन्स के रूप में विश्लेषित किया? तो ये MP फॉलेट ने किया। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है किसने भारत को बहुकेंद्रिक राष्ट्रवाद के उदाहरण के रूप में प्रस्तुत किया? तो एंथनी डी स्मिथ ने भारत को बहुकेंद्रिक राष्ट्रवाद के रूप में उदाहरण के रूप में प्रस्तुत किया। एंथनी डेविड स्टीफन स्मिथ इनका पूरा नाम है। एक क्या थे? ब्रिटिश ऐतिहासिक समाजशास्त्री थे। शांति के लिए एकता का प्रस्ताव संयुक्त राष्ट्र के संघ के द्वारा अपनाया गया। कब अपनाया गया? कोरिया संकट के समय। बहुत इंपॉर्टेंट है, कोरिया संकट के समय अपनाया गया था शांति के लिए एकता का प्रस्ताव। 3 नवंबर 1950 को महासभा ने शांति के लिए एकता का प्रस्ताव पास कर अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा का उत्तरदायित्व स्वयं ले लिया। फलस्वरूप अमेरिकी और चीनी सेनाएं कोरियाई मामले को लेकर उलझ पड़ी। यहीं पे था। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है संयुक्त राष्ट्र का नवीनतम सदस्य कौन है? तो दक्षिण सूडान, साउथ सूडान, दक्षिण सूडान ये नवीनतम सदस्य है यूनाइटेड नेशंस का। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं ASEAN+3 क्या है? अब ये ASEAN+3 में कौन कौन से कंट्रीज शामिल हैं हम देखते हैं। तो इसमें शामिल हैं चाइना, जापान एंड साउथ कोरिया। चाइना, जापान एंड साउथ कोरिया, इनको ASEAN+3 देश कहा जाता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन गैर परंपरागत सुरक्षा के खतरे हैं? गैर परंपरागत सुरक्षा के खतरे में कौन कौन आता है? तो ये उपरोक्त सभी जलवायु परिवर्तन, मादक द्रव्यों की तस्करी, समुद्री लूटपाट, ये गैर परंपरागत सुरक्षा के खतरे हैं। अब परंपरागत भी देख लेते हैं। तो भारत परंपरागत रूप से सीमा पार आतंकवाद, तो सीमा के बाहर आतंकवाद है, हथियारों की तस्करी तथा हथियारों की तस्करी, चीन तथा पाकिस्तान की नीतियों आदि के कारण सदैव सुरक्षा चुनौतियों का सामना करता रहा। तो ये परंपरागत मान लिया गया है इसको। और गैर परंपरागत सुरक्षा के खतरे में जलवायु परिवर्तन, मादक द्रव्यों की तस्करी और समुद्री लूटपाट को रखा गया है।
बान की मून संयुक्त राष्ट्र के महासचिव निम्नलिखित में से किस देश के हैं? तो ये दक्षिण कोरिया के थे। ठीक, तो ये 8वें महासचिव चुने गए थे 13 अक्टूबर 2006 को। किसने परमाणु अप्रसार संधि पर हस्ताक्षर किया है? तो ईरान ने किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के किस प्रधानमंत्री ने अफ्रीका फंड कोप की स्थापना की? तो ये अफ्रीका फंड कोप की स्थापना प्रधानमंत्री राजीव गांधी द्वारा किया गया था 1986 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में यथार्थवादी विचार से संबंधित नहीं है? तो यहाँ पे अल्फ्रेड जिमर्न नहीं है। अल्फ्रेड जिमर्न नहीं है, ये अंतर्राष्ट्रीय यथार्थवादी नहीं है, राजनीति में यथार्थवादी विचार से संबंधित। तो ये कौन क्या है? ये जो अल्फ्रेड जिमर्न है, इनको कल्पनावादी या आदर्शवादी के रूप में जाना जाता है। अब यथार्थवादी कौन है? केनेथ वाल्स हो गए, हेनरी किसिंजर हो गए, हांस जे मर्केंथाउ हो गए, थुसीडाइड, माइकियावेली, हॉब्स, ये सब क्या हैं? ये यथार्थवादी विचारधारा से संबंधित हैं, यथार्थवादी हैं। तो यथार्थवादी ये हो गए। अल्फ्रेड जिमर्न क्या है? कल्पनावादी या आदर्शवादी हैं, आदर्शवादी के रूप में जाने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, तो पुस्तक दी गई हैं, इनका जो गलत ऑप्शन है उसको निकालना है। ठीक, तो ये गलत ऑप्शन जो है बी है। तो हम ये बुक पढ़ देते हैं, बुक जरूर जरूरी रहता है। तो न्यू डायमेंशंस ऑफ इंडियाज फॉरेन पॉलिसी, भारत की जो विदेश नीति है उसके नए आयाम, ये अटल बिहारी वाजपेयी ने लिखी। ये फॉरेन पॉलिसी ऑफ इंडिया रीडिंग, ये गलत है, विमल प्रसाद की नहीं है, ये आप देखकर बताइएगा किसकी बुक है। इंडियाज फॉरेन पॉलिसी एंड रिलेशंस, तो ये अप्पा दोराई की बुक है। द मेकिंग ऑफ इंडियाज फॉरेन पॉलिसी, जे बंदोपाध्याय। तो देखो, नए आयाम अटल बिहारी वाजपेयी ने दिया, और संबंध अप्पा दोराई दे रहे हैं। ठीक, और बना कौन रहा है, मेकिंग कौन कर रहा है? जे बंदोपाध्याय। तो ये शॉर्ट फॉर्म थी, देख लीजिएगा आप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सिस ऑफ इविल। एक्सिस ऑफ इविल, अ phrase deliberately used for which of the following groups of countries? तो ये जो एक्सिस ऑफ इविल है, ये फेज डेलिब्रेट किया जा रहा है किसके लिए? कौन कौन सी कंट्रीज हैं, उनका कौन सा ग्रुप्स है? बुराई की धुरी मुहावरे का प्रयोग किन देशों के समूह के लिए किया जा रहा है? तो हम देखते हैं, ये ईरान है, इराक है और नॉर्थ कोरिया। इनको क्या है? उत्पाती देश कहा जाता है। ये देश में, कंट्रीज में, विश्व में अशांति फैलाने का काम करते हैं, इसीलिए इनको बुराई की धुरी कहा जाता है। ईरान, इराक, नॉर्थ कोरिया। अब ये वर्ड किसके द्वारा यूज किया गया, बुराई की धुरी? ये अमेरिकी राष्ट्रपति जॉर्ज डब्ल्यू बुश जूनियर थे, उनके द्वारा 29 जनवरी 2002 को प्रयोग में लाया गया यह शब्द। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैव राजनीति की अवधारणा को किसने प्रस्तुत किया? तो फूको ने जैव राजनीति की अवधारणा को विकसित किया। सभ्यताओं का टकराव का विचार सबसे पहले किसने प्रयोग किया? तो ये सैमुअल पी हंटिंगटन ने, इन्होंने यूज किया। सभ्यताओं का संघर्ष या क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन 1996 में राजनीति विज्ञानी सैमुअल पी हंटिंगटन द्वारा प्रतिपादित एक सिद्धांत है, जिसका सार यह है कि शीत युद्धोत्तर संसार में लोगों की सांस्कृतिक एवं धार्मिक पहचान ही संघर्षों का मुख्य कारण होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य की सापेक्ष स्वायत्तता के सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? तो ये ग्राम्सी हैं, एंटोनियो ग्राम्सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कानून तथा राजनीतिक संप्रभुता के मध्य भेद किसके द्वारा किया गया? कौन किया ये कानून तथा राजनीतिक संप्रभुता के मध्य भेद? तो ए बी डाइसी ने किया है। ठीक, तो ये ए बी डाइसी ने किया है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, हम देखते हैं प्लेटो की दार्शनिक शिक्षा में कौन सा विषम सम्मिलन है, मतलब कौन सा सही सम्मिलित नहीं है। तो जो ये अलजबरा है ये गलत है इनका, ठीक। ये बीज गणित की बात नहीं करते हैं। इनका जो दार्शनिक शिक्षा था उसमें कौन कौन से विषय थे, एरिथमेटिक था, अंक गणित, एस्ट्रोनॉमी, खगोल शास्त्र और संवाद शास्त्र, हार्मोनिक्स, ये शामिल हैं। मतलब अंक गणित, रेखा गणित, खगोल विद्या, संवाद शास्त्र को सम्मिलित किया गया है और बीज गणित अलजबरा की बात नहीं की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैं उस वर्ग से आता हूँ, I belong to that class which takes that stand on democracy, which seeks to destroy the monopoly in every shape and form, on which occasion Ambedkar made this statement। तो ये मैं उस वर्ग से आता हूँ जो प्रजातंत्र पर सभी प्रकार एवं आकार के एकाधिकारवाद को समाप्त करने का पक्षधर है। अंबेडकर ने निम्नलिखित में से किस अवसर पर यह वक्तव्य दिया है, तो गोलमेज सम्मेलन के अवसर पर इन्होंने यह वक्तव्य दिया है, ठीक। तो जो 19 जनवरी 1931 को गोलमेज सम्मेलन को संबोधित करते हुए इन्होंने यह कथन कहा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी पुस्तक जो है एम.एन. रॉय द्वारा नहीं लिखी गई, तो एम.एन. रॉय द्वारा नहीं लिखी गई पुस्तक हम देखते हैं बी आंसर इंडिया टुडे, ये जो है एम.एन. रॉय ने नहीं लिखी है। तो ये किसकी बुक है, तो ये आर पाल्म दत्त की बुक है। इंडिया टुडे आर पाल्म दत्त ने लिखी है, ठीक। तो अब कौन कौन सी बुक एम.एन. रॉय द्वारा लिखी है, इंडिया इन ट्रांजिशन, इंडियाज प्रॉब्लम्स एंड देयर इट्स सॉल्यूशंस, 1 ईयर ऑफ नॉन कोऑपरेशन। तो इंडिया इन ट्रांजिशन 1922 में लिखी, द प्रॉब्लम ऑफ फ्रीडम 1945, साइंटिफिक पॉलिटिक्स 1940, 1 ईयर ऑफ नॉन कोऑपरेशन फ्रॉम अहमदाबाद टू गया 1923 में लिखी। ये एम.एन. रॉय के द्वारा लिखी गई पुस्तकें हैं। और इंडिया टुडे किसकी बुक है, आर पाल्म दत्त की बुक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांधी के हिंद स्वराज में कितने अध्याय हैं, तो गांधी के हिंद स्वराज में 20 अध्याय हैं। अगला क्वेश्चन है, जो राजाओं का अनादर करते हैं, मतलब जो राजाओं का अपमान करते हैं उन पर दैवीय सजा होती है। तो ये कह रहे हैं कौटिल्य का कथन है ये, ठीक। अब इसमें मिलान करना है। अब यहाँ हम देखते हैं लिबरलिज्म एंड लिमिट्स ऑफ जस्टिस, ये लिखा है माइकल सैंडल। तो ये लिबरलिज्म एंड लिमिट्स ऑफ जस्टिस ये माइकल सैंडल की बुक है, नंबर 4, ठीक। तो लिबरलिज्म एंड लिमिट्स ऑफ जस्टिस माइकल सैंडल की हो गई। और सोर्सेज ऑफ द सेल्फ, ये सोर्सेज ऑफ द सेल्फ चार्ल्स टेलर की हो गई, सोर्सेज ऑफ द सेल्फ चार्ल्स टेलर। और नेक्स्ट स्फीयर्स ऑफ जस्टिस माइकल वाल्जर की बुक है, ये माइकल वाल्जर की हो गई। और आफ्टर वर्च्यू एलिसडेयर मैकेंटायर, तो ये हो गया एलिसडेयर मैकेंटायर। तो लिबरलिज्म एंड लिमिट्स ऑफ जस्टिस माइकल सैंडल की बुक है, स्फीयर्स ऑफ जस्टिस माइकल वाल्जर की बुक है। नहीं, तो हाँ सही है, लिमिट्स एंड लिबरलिज्म एंड लिमिट्स ऑफ जस्टिस माइकल सैंडल, सोर्सेज ऑफ द सेल्फ चार्ल्स टेलर, स्फीयर्स ऑफ जस्टिस माइकल वाल्जर एंड आफ्टर वर्च्यू एलिसडेयर मैकेंटायर। ओके, वंस अगेन रिपीट। अब यहाँ पे देखते हैं लिबरलिज्म एंड द लिमिट्स ऑफ जस्टिस माइकल सैंडल, सोर्सेज ऑफ द सेल्फ चार्ल्स टेलर, स्फीयर्स ऑफ जस्टिस माइकल वाल्जर, आफ्टर वर्च्यू एलिसडेयर मैकेंटायर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रूसो द्वारा किए गए सरकारों के वर्गीकरण में क्या सम्मिलित नहीं है, तो ये धनिक तंत्र ओलिगार्की जो है ये सम्मिलित नहीं, जनतंत्र है, अभिजात तंत्र है, राजतंत्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रत्येक व्यक्ति से उसकी क्षमताओं के अनुसार
तो प्रत्येक व्यक्ति से उसकी क्षमताओं के अनुसार, प्रत्येक व्यक्ति को उसकी आवश्यकताओं के अनुसार दिया जाए। मतलब प्रत्येक व्यक्ति से उसकी क्षमता, जिससे जितनी उसकी क्षमता है उसके अनुसार काम लिया जाए, और उसको क्या है, उसको जितनी आवश्यकता है उसकी आवश्यकता अनुसार दिया जाए, वेतन दिया जाए। तो उसकी क्षमता के अनुसार कार्य किया जाए, लिया जाए, और उसकी जो इतनी उसको आवश्यकता है उसके अनुसार उसको वेतन दिया जाए। तो यह कथन कार्ल मार्क्स की किस बुक में है? तो यह कथन कार्ल मार्क्स की क्रिटिक ऑफ द गोथा प्रोग्राम में दिया गया है, क्रिटिक ऑफ द गोथा प्रोग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 39। अपने किस पुस्तक में हीगल कहता है बौद्धिक ही वास्तविक है और वास्तविक ही बौद्धिक है? तो ये फिलॉसफी ऑफ राइट में कहा है, जो 1881 में लिखी है। बहुत इंपॉर्टेंट है, सन भी पूछा जाता है, ठीक। तो 1881 में लिखा है फिलॉसफी ऑफ राइट, 1881 में लिखी, ठीक। तो इसी में ये कथन कहा गया है, और मैं पीटर हूँ, और मैं वह पीटर हूँ जिसने अपने स्वामी की अवहेलना की, ठीक। तो ये कौन कह रहा है? जॉन स्टुअर्ट मिल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, युद्ध और तूफान पढ़ने के लिए सर्वोत्तम होते हैं। मतलब युद्ध और तूफान क्या है? पढ़ने के लिए सर्वोत्तम होते हैं, परंतु सहन करने के लिए के प्रति शांति और स्थिरता ही श्रेष्ठतर है, ठीक। कितनी गहराई है इसमें। युद्ध और तूफान क्या है? पढ़ने में ही सर्वोत्तम है, पढ़ने में ही मजा आता है, परंतु सहन करने के लिए शांति और स्थिरता ही श्रेष्ठतर है। सहन करने के प्रति क्या है? शांति और स्थिरता ही श्रेष्ठतर है। यह किसने लिखा? यह बेंथम ने लिखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य पृथ्वी पर ईश्वर की यात्रा है। तो ये कहा है, हीगल का कथन है, बहुत बार पूछा गया है। अब यहाँ पे बुक दी गई हैं, इनको मिलान करना है, इनके कौन ऑथर हैं। तो डी होमिनी हो गया हॉब्स का, डी होमिनी हॉब्स ने लिखी। इमाइल रूसो की है द आर्ट ऑफ वार मैकियावेली एंड सम थॉट्स कंसर्निंग है, सम थॉट्स कंसर्निंग एजुकेशन। तो ये है लॉक की बुक। ओके, वंस अगेन रिपीट, डी होमिनी हॉब्स की है, इमाइल रूसो की है, द आर्ट ऑफ वार जो है ये मैकियावेली की है बुक, और सम थॉट्स कंसर्निंग एजुकेशन, दिस बुक रिटन बाय जॉन लॉक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस स्कूल द्वारा व्यवहारवाद की आधारशिला रखी गई? तो ये शिकागो स्कूल था जिसके द्वारा व्यवहारवाद की आधारशिला रखी गई। तो यहाँ पे हमें थोड़ा सा पढ़ लेना ज़रूरी है, क्योंकि क्वेश्चन यहाँ से भी आ सकता है। व्यवहारवादी आंदोलन राजनीति विज्ञान की विषय वस्तु है। विषय वस्तु को वैज्ञानिक अध्ययन प्रविधि द्वारा समझने का प्रयास किया गया है। व्यवहारवाद का आशय मानव के प्रेक्षण योग व्यवहार का अध्ययन करना है। व्यवहारवाद की आधारशिला रखने का मूल श्रेय शिकागो स्कूल को दिया जाता है। व्यवहारवाद को बौद्धिक रूप में स्थापित करने का श्रेय किसको दिया जाता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट है, चार्ल्स मेरियम। इनकी बुक है न्यू एस्पेक्ट्स ऑफ पॉलिटिक्स, ठीक। चार्ल्स मेरियम की बुक है न्यू एस्पेक्ट्स ऑफ पॉलिटिक्स, राजनीति के नए पहलू, और जो 1925 में लिखी। हेरोल्ड लॉसबेल की बुक है पॉलिटिक्स हु गेट्स व्हाट व्हेन एंड हाउ, हु पॉलिटिक्स हु गेट्स व्हाट व्हेन हाउ, 1936 में लिखी उन्होंने। तो ये दोनों जो है, इन दोनों को चार्ल्स मेरियम और हेरोल्ड लॉसबेल, तो लॉसबेल मेरियम को व्यवहारवाद को बौद्धिक रूप में स्थापित करने का श्रेय दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा प्रतिनिधित्व का मॉडल नहीं है? तो ये आदिम मॉडल जो है, प्राइमिटिव मॉडल, ये प्रतिनिधित्व का मॉडल नहीं है। अब कौन कौन सा है प्रतिनिधित्व का मॉडल? डेलीगेटेड मॉडल हो गया, मैंडेट मॉडल हो गया, रिसेम्बलेंस मॉडल हो गया, प्रदत्त मॉडल, जनादेश मॉडल, प्रतिरूप मॉडल, ठीक, ट्रस्टीशिप मॉडल। ये सब क्या हैं? प्रतिनिधित्व के मॉडल हैं। अब ब्रिटेन में बहुल मतदान वर्ष 1949 में समाप्त किया गया। स्विट्जरलैंड में महिलाओं को वर्ष 1971 में मताधिकार दिया गया। तो मताधिकार कब प्रदान किया गया स्विट्जरलैंड में महिलाओं को? 1971 में। तो ये हमने प्रतिनिधित्व के मॉडल देखे और प्रतिनिधित्व के जो मॉडल नहीं उसको भी देखा, ठीक।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 46, हंटिंगटन ने राजनीतिक विकास को निम्न में से किस बिंदु के माध्यम से प्रकट नहीं किया है? तो ये फ्लेक्सिबिलिटी, लोचशीलता के माध्यम से नहीं किया है, जबकि किसी माध्यम से किया है? अडॉप्टेशन है, अनुकूलन, ऑटोनॉमी हो गई, स्वायत्तता एंड कोहेरेंस, संसक्तता। ठीक, अब हम यहाँ पे और देख लेते हैं थोड़ा सा। हंटिंगटन के अनुसार राजनीतिक विकास का अर्थ राजनीतिक संगठनों व क्रियाविधियों का संस्थाकरण है। हंटिंगटन ने एकल रेखीय विकास प्रक्रिया को चुनौती दी। हंटिंगटन ने राजनीतिक विकास को निम्न बिंदुओं में व्यक्त किया है। अनुकूलन हो गया, जटिलता हो गई, स्वायत्तता, संसक्तता, देख लीजिएगा यहाँ पे। अब लोचशीलता जो है इसको शामिल नहीं किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लुसियन पाई के अनुसार निम्न में से कौन सी राजनीतिक विकास की विशेषता नहीं है? तो राजनीतिक विकास की विशेषता क्या नहीं है? जस्टिस, न्याय को नहीं शामिल किया गया है। किसको शामिल किया गया है? इक्वालिटी है, कैपेसिटी है, डिफरेंशिएशन है, समानता, क्षमता, विभेदीकरण। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 48, उदार लोकतंत्र का लक्षण नहीं है। तो उदार लोकतंत्र का लक्षण क्या नहीं है? डी, प्रतिबद्ध नौकरशाही। तो ये उदार लोकतंत्र का लक्षण नहीं है। अब कौन कौन सा लक्षण है? तो विधि का शासन है, रूल ऑफ लॉ, प्रोविजन ऑफ फंडामेंटल राइट्स, मौलिक अधिकारों का प्रावधान है, राजनीतिक शक्तियों का विभाजन, डिवीज़न ऑफ पॉलिटिकल पावर्स। तो पॉलिटिकल पावर्स की डिवीज़न जो है यहाँ पे ये सब हैं, प्रोविज़न ऑफ फंडामेंटल राइट्स एंड रूल ऑफ लॉ। तो प्रोविजंस ऑफ फंडामेंटल राइट्स, रूल ऑफ लॉ, डिवीज़न ऑफ पॉलिटिकल पावर्स, ये सब क्या हैं? उदार लोकतंत्र के लक्षण हैं, लेकिन प्रतिबद्ध नौकरशाही को उदार लोकतंत्र का लक्षण नहीं माना जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजनीतिक व्यवस्था का कौन सा प्राथमिक कार्य नहीं है? तो क्या प्राथमिक कार्य नहीं है? हित वृद्धि, मतलब इंटरेस्ट प्रमोशन वो नहीं कर सकता। अब क्या क्या काम कर सकता है? हित अभिव्यक्तिकरण है, हित संचयीकरण है, राजनीतिक संचार है। इंटरेस्ट आर्टिकुलेशन कर सकता है, इंटरेस्ट एग्रीगेशन कर सकता है, पॉलिटिकल कम्युनिकेशन करता है, लेकिन इंटरेस्ट प्रमोशन नहीं कर सकता। ठीक, राजनीतिक व्यवस्था के मुख्य व प्राथमिक कार्य निम्नलिखित हैं। राजनीतिक समाजीकरण का कार्य राजनीतिक संस्कृति तथा राजनीतिक भर्ती द्वारा किया जाता है, जिसमें ये सभी शामिल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजनीतिक ह्रास की जो पॉलिटिकल डिके है, राजनीतिक ह्रास किस अवधारणा इस नाम से के साथ संबंध है? तो ये कौन बता रहा है? ये हंटिंगटन का कथन है। ठीक, सैमुअल पी हंटिंगटन, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वस्थ लोकमत के निर्माण में कौन सी एक बाधा है? अब स्वस्थ लोकतंत्र के निर्माण में, लोकमत के निर्माण में बाधा है नागरिक उदासीनता का, ये बाधा है। ठीक, अब कौन कौन सी बाधा नहीं है? स्वतंत्र मीडिया नहीं है, तांत्रिक सरकार नहीं है, राजनीतिक दल नहीं है। अब हम बाधा और देखते हैं कौन कौन सी बाधा उत्पन्न हो सकती है लोकतंत्र मत में, स्वस्थ लोकमत में। तो ये निरक्षरता हो सकती है, गरीबी और पिछड़ापन, नियंत्रित और उन्मुक्त प्रेस, सरकार का अधिनायकवादी रवैया, अधिकारी और कर्तव्यों की असत्यता, तो अधिकारी और कर्तव्यों की असत्यता, नागरिक उदासीनता, सामाजिक और आर्थिक असमानता, दोषपूर्ण शैक्षिक प्रणाली और रूढ़वादी आदि, ये सब जो हैं लोकमत के निर्माण में बाधा है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा एक दबाव समूह का कार्य नहीं है? तो ये क्या करते हैं?
अपने हितों की वृद्धि के लिए चुनाव लड़ना जो है इनका कार्य नहीं है। ठीक, तो ये अपने हित की वृद्धि के लिए चुनाव नहीं लड़ते हैं, यही इनका कार्य नहीं है। कौन कौन सा कार्य है? अभ्यर्थियों को निर्वाचित, ये अपने अनुकूल अभ्यर्थियों को निर्वाचित करने में सहायता प्रदान करते हैं। अपने उद्देश्य की संसिद्धि के प्रयोजन से विधायकों की सहायता के लिए उन्हें संरक्षण प्रदान करते हैं। और क्या है इनका अगला कार्य? जनमत को प्रभावित करने तथा उसका समर्थन प्राप्त करने का प्रयास करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दबाव समूह को कौन अज्ञात साम्राज्य के रूप में परिभाषित करता है? तो ये एस.ई. फाइनर करते हैं। ठीक, तो दबाव समूह को अज्ञात साम्राज्य के रूप में माना एस.ई. फाइनर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डुवर्जर के राजनीतिक दलों की संगठनात्मक संरचना के विश्लेषण क्रम में कौन सा शामिल नहीं है? तो ये कुलीन तंत्र नहीं शामिल है। ओलिगार्की कौन कौन शामिल है? कॉकस है, गुट बैठक, सेल पार्टी हो गई, कोशिका दल, मिलिशिया, नागरिक सेना, तो ये सभी शामिल हैं। और भी हैं, कॉकस दल हो गया, शाखा दल, प्रकोष्ठ दल, नागरिक दल, ये सभी शामिल हैं, लेकिन कुलीन तंत्र इसमें शामिल नहीं है, ओलिगार्की। द पार्टीज आर बेस्ट डिफेंस अगेंस्ट द ग्रोथ ऑफ डिक्टेटरशिप इन द कंट्री द स्टेटमेंट बिलोंग्स टू। मतलब लॉर्ड राजनीतिक दल देश में अधिनायक से हमारी रक्षा करने का सर्वश्रेष्ठ कवच है। यह कथन किसका है? तो यह कथन है हेरोल्ड लॉस्की का। हेरोल्ड लॉस्की का यह कथन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 56, कौन राजनीतिक संचार सिद्धांत से रिलेटेड नहीं है? ठीक, तो यहाँ पे रिचर्ड स्नाइडर जो हैं ये राजनीतिक संचार सिद्धांत से रिलेटेड नहीं है। कौन कौन राजनीतिक संचार सिद्धांत से रिलेटेड है, अब हम इसको भी देख लेते हैं। कार्ल ड्यूस हैं, जीन ब्लॉन्डेन हैं, बेंजामिन स्वार्ट्ज हैं, लुसियन पाई हैं, मिलेट हैं, ये सभी जो हैं राजनीतिक संचार सिद्धांत से रिलेटेड हैं। जबकि रिचर्ड स्नाइडर जो हैं ये अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में निर्णय निर्माण से रिलेटेड हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने कहा राजनीति मूल्यों का आधिकारिक आवंटन है? पॉलिटिक्स इज अथॉरिटेटिव एलोकेशन ऑफ वैल्यूज। हु सेड दिस स्टेटमेंट? तो ये कहा है डेविड ईस्टन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा युग सुमेलित नहीं है? तो ये कह रहे हैं जो पेयर सम्मिलित नहीं है, नॉट प्रॉपरली मैच्ड, उसको बताओ। तो इसमें डी ऑप्शन जो है गलत है, डी ऑप्शन गलत है। सुम्पीटर द आयरन लॉ ऑफ ओलिगार्की, तो ये गलत है। इसके लेखक कौन है? रॉबर्ट मिचल्स हैं। ओके, तो द आयरन लॉ ऑफ ओलिगार्की ये लिखी है रॉबर्ट मिचल्स ने। अब हम सही कथन भी देख लेते हैं। मॉस्का रूलिंग क्लास लिखा है, द रूलिंग क्लास मॉस्का ने लिखी। मिल्स ने लिखी है द पावर इलीट। बोटोमोर ने लिखी इलीट एंड सोसाइटी। एंड द आयरन लॉ ऑफ ओलिगार्की रॉबर्ट मिचल्स ने लिखी 1911 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन भारत में संघ राज्यों से संबंधित से जुड़ा नहीं है? तो ये संघ राज्य संबंधों से जुड़ा नहीं है, तो ये है तारकुंडे समिति। ठीक, ये तारकुंडे समिति जो है इससे रिलेटेड नहीं है। तारकुंडे समिति 1974-75 का गठन स्वतंत्र संस्था सिटीजन्स ऑफ डेमोक्रेसी की ओर से जयप्रकाश नारायण ने चुनावी सुधार के लिए किया गया था। तो ये किससे रिलेटेड है? चुनावी सुधार समिति है, ना कि ये भारत संघ राज्यों से संबंधित है। ठीक, जबकि अन्य समितियां हैं केंद्र राज्य संबंधों से संबंधित हैं। केंद्र राज्य संबंधों से संबंधित समिति है राजमन्नार समिति, पश्चिम बंगाल सरकार मेमोरेंडम और पूंची आयोग, ये सभी क्या है? संघ राज्य संबंधों से रिलेटेड हैं, केंद्र राज्य संबंधों से रिलेटेड समितियां हैं। बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, बार बार पूछी जाती है, पूंची आयोग का पूछा जाता है, तो यहाँ पे क्वेश्चन आया हुआ है। और तारकुंडे समिति जो है ये चुनावी सुधार से रिलेटेड समितियां हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 60, भारत के किस राज्य में स्थानीय शासन के लिए ओम्बुड्समैन है? तो ये केरला में है। ठीक, केरल में
कौन एक भारत में कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था? तो सर जॉन साइमन जो है ये नहीं सदस्य थे भारत में कैबिनेट मिशन के। 1946 में भारत के प्रधानमंत्री एटली ने भारत में एक 3 सदस्यीय उच्च स्तरीय शिष्टमंडल भेजने की घोषणा की। इस शिष्टमंडल में ब्रिटेन कैबिनेट के 3 सदस्य लॉर्ड पैथिक लॉरेंस थे जो एक भारत सचिव थे, ये सर स्टेफर्ड क्रिप्स ये क्या थे, व्यापार बोर्ड के अध्यक्ष थे, और एबी अलेक्जेंडर नौसेना मंत्री थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन एक नेहरू समिति के सदस्य नहीं थे? तो ये पंडित जवाहरलाल नेहरू जो है ये नेहरू समिति के सदस्य नहीं थे। मोतीलाल नेहरू थे, सुभाष चंद्र बोस थे, सर अली इमाम थे। ठीक, तो सर अली इमाम, सुभाष चंद्र बोस, मोतीलाल नेहरू ये नेहरू समिति के सदस्य थे, लेकिन जवाहरलाल नेहरू समिति के सदस्य नहीं थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 63, भारत में खिलाफत आंदोलन निम्नलिखित में से किस मुस्लिम देश से जुड़ा था? तो ये तुर्की से जुड़ा है। ठीक, तो ये जो खिलाफत आंदोलन भारत में हुआ था वो मुस्लिम देश तुर्की से जुड़ा हुआ है। खिलाफत आंदोलन 1919 मार्च 1919 जनवरी 1921। ठीक, कब से कब तक चलता है देखो, मार्च 1919 से जनवरी 1921 तक। मार्च 1919 में मुंबई में एक खिलाफत समिति का गठन किया गया था। मोहम्मद अली और शौकत अली तथा महात्मा गांधी एवं अबुल कलाम आज़ाद ने नेतृत्व किया। इसमें कौन कौन नेतृत्व कर रहा है? मोहम्मद अली है, शौकत अली, महात्मा गांधी, अबुल कलाम आज़ाद इन्होंने क्या है, इन सब ने मिलकर नेतृत्व किया है। ब्रिटेन की तुर्की विरोधी नीतियों के विरुद्ध था तथा विद्रोह का कारण ब्रिटेन द्वारा तुर्की के खलीफा के पद को समाप्त कर देना, यही मुख्य कारण था विद्रोह का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हंटर कमेटी रिपोर्ट संबंधित था? तो ये जलियांवाला बाग के दुख से रिलेटेड है। ठीक, हंटर कमेटी रिपोर्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब ये सुमेलित कथन नहीं कह रहे हैं, कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो पॉल आर ब्रॉस की बुक है, पॉल आर ब्रॉस, फैक्शनल पॉलिटिक्स इन एन स्टेट। तो फैक्शनल पॉलिटिक्स इन एन इंडियन स्टेट, ये पॉल आर ब्रॉस की बुक है। सेलिंग हैरिसन की बुक है, इंडिया द मोस्ट डेंजरस डिकेट्स। द आइडिया ऑफ इंडिया, ये अतुल कोहली की बुक नहीं है, ये गलत है। द आइडिया ऑफ इंडिया जो है सुनील खिलनानी की बुक है, तो इसी ऑप्शन गलत हो गया है। ठीक, तो द आइडिया ऑफ इंडिया ये सुनील खिलनानी की बुक है। रोनाल्ड डॉर्किन की बुक है, टेकिंग राइट सीरियसली। रोनाल्ड डॉर्किन की बुक है, टेकिंग राइट सीरियसली। ठीक, तो द आइडिया ऑफ इंडिया के लेखक सुनील खिलनानी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सामान्य निर्वाचन हेतु एक निर्वाचन क्षेत्र का निर्धारण किया जाता है किसके द्वारा? परिसीमन आयोग द्वारा। अब अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, भारत में कॉलेजियम प्रणाली किससे जुड़ी है? न्यायपालिका से जुड़ी है। अब अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस 1928 की अध्यक्षता किसने की थी? तो ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस 1928 की अध्यक्षता की है डॉक्टर M.A. अंसारी ने। ठीक, 1 जुलाई 1928 से पहले भारत के लिए संविधान का एक प्रारूप तैयार कर सके, इसीलिए यहीं पर हुआ था। ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस 1928 की अध्यक्षता डॉक्टर M.A. अंसारी द्वारा किया गया, जो 1 जुलाई 1928 के पहले भारत के लिए संविधान का एक प्रारूप तैयार कर सकें, इसीलिए हुआ था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान के भाग 4A में भाग 4A में उल्लिखित मौलिक कर्तव्यों की संख्या कितनी है? तो 11 संख्या है, 11 मौलिक कर्तव्य हैं। अब यहाँ पे हमें ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, यहाँ पे थोड़ा डिटेल में जान लेना ज़रूरी है। भारत में जो है 42वां अमेंडमेंट हुआ, 42वां संविधान संशोधन। स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर इसमें क्या किया गया? 10 मूल कर्तव्यों के संविधान के भाग के रूप में भाग 4A और अनुच्छेद 51A में सम्मिलित कर लिया गया।
तो ये स्वर्ण सिंह समिति जो है इसकी सिफारिश पर 10 मूल कर्तव्य जोड़े गए आर्टिकल 51A में, भाग 4A में, भाग 4 में। ठीक, तो इसमें 42वां संविधान संशोधन द्वारा इतना 10 मूल कर्तव्य जोड़ा गया, किसकी सिफारिश पर? स्वर्ण सिंह समिति सिफारिश के आधार पर। अब जब 86वां संविधान संशोधन 2002 हुआ, 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2002 द्वारा एक नया मूल कर्तव्य जोड़ा गया, 11वां। ठीक, जिसमें कहा गया है माता पिता या संरक्षक अपने 6 वर्ष तक की आयु वाले बच्चों को शिक्षा के अवसर प्रदान करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसके वर्णन में यह कहा गया? अब ये कौन कहता है अपने वर्णन में कि मौलाना आज़ाद, जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल और राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के अंदर एक कुलीन तंत्र का निर्माण करते हैं। तो ये कौन कह रहा है? मौलाना आज़ाद, जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल, राजेंद्र प्रसाद। आज़ाद, नेहरू, पटेल, प्रसाद संविधान सभा के अंदर एक कुलीन तंत्र का निर्माण करते हैं, ये कह रहे हैं ग्रैनविल ऑस्टिन। तो ये हमारा क्वेश्चन पेपर कंप्लीट हुआ। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी वाला बटन ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको आगे आने वाली नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलते रहें और हम आपको ऐसे ही आपके एग्ज़ाम में सहायता प्रदान करते रहें। थैंक यू।